रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे तो लोग हमें लीडर समझेंगे, राइट? अगर इस भूमिका का हम सही तरह से अगर निभाते हैं तो 100% इसके आगे का स्टेप आपको मिलेगा। लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि इस लेवल में हम काम क्या करते हैं। ये जो हमारा जीडीसी लेवल है, यहाँ पर हमें बड़े सेमिनार्स आयोजित करना है। यहाँ पर भी एक गोल्ड डायरेक्टर भी एफडीएम ले सकता है या लेना चाहिए, है ना? क्योंकि पॉकेट्स बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कि हमारे ऑप सिल्वर उतने तैयार नहीं है कि वो एफडीएम ले। तो जीडीसी भी एफडीएम ले सकते हैं, जहाँ पे मुख्यतः लोग आइडेंटिफाई होते हैं कि भाई किस तरह के लोग मेरे टीम में लॉगिन हो रहे हैं। अगर कोई अच्छे लोग लॉगिन हो रहे हैं तो वो आपकी नजर में आते हैं, उनको आप बहुत कुछ दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो लीडरशिप यहाँ पर आती है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। प्रोग्राम का आयोजन करना, हमारे जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं या कंपनी की तरफ से जो प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम में मेरे ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कैसे करें, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कैसे हो। जैसे अभी केविन सर ने कहा कि सर हमारे 151 है और 147 आ गए। ये 147 आ गए और भी 3-4 है, वो भी आ गए होंगे। अगर मैं काउंट चेक करूं तो 100% आ गए होंगे। तो ये 100% अटेंडेंस क्यों होता है? क्योंकि फॉलो अप उस तरह का होता है कि मेरे टीम का हर सदस्य हर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, राइट? तो जैसे अटेंड करने के लिए हमको मेहनत लेनी है किसी भी प्रोग्राम के लिए, वैसे ही प्रोग्राम होने के बाद हमें हमारे टीम का फॉलो अप भी लेना है कि भाई क्या आपने नया सीखा, क्या आपने किया, जो जो हमने सीखा उसको हम हमारे टीम में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर हम लोग 6% मतलब जीडीसी में है या हम लोग यहाँ पर फास्ट ट्रैक में है, तो यहाँ पर हम लोग हमारे टीम को आगे कैसे लेके जाए या हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर कैसे हो, इसके बारे में हमको सोचना है। प्रॉपर लोगों का सिलेक्शन करना है और उनके ऊपर फोकस्ड एक्टिविटी करनी है कि उसका अचीवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे लीडर हम हैं, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरे टीम से मैं ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स कैसे निकालूं। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पर आप आपका रोल अच्छी तरह से निभाते हैं ना, तो 100% आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं और आप सीएमडी प्लस या करोड़पति की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे जितने भी करोड़पति है, वो करोड़पति क्यों बने? वो करोड़पति बने क्योंकि सबसे पहली बात वो डटे रहे। दूसरी बात, उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। तीसरी बात, उन्होंने सिर्फ फॉलो नहीं किया, अपने टीम के साथ उन्होंने टारगेट्स पूरे किए और उन्होंने भी लाखों रुपए के पे आउट लिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इसीलिए उनका क्यूमुलेटिव इनकम 1 करोड़ हुआ। ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप फास्ट ट्रैक में हैं तो 100% ये 1000 दिन, या अगर हम लोग हमारे 2 लेवल और बढ़ गए हैं तो एक 200-300 दिन और ऐड करूंगा, मतलब 3 से 4 साल में 100% आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 3 से 4 साल में बन सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो 2 साल में करोड़पति बन रहे हैं, राइट? 2 साल में, 2.5 साल में ही वो कैपिंग तो 1 साल में अचीव कर रहे हैं, 8 महीने में अचीव कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ का जो ड्रीम फिगर है वो भी लोग 2 साल में पूरा कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अगर एक कॉमन आदमी या एक एवरेज अगर हम स्पीड पकड़े तो भी 3 से 4 साल में हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस लेवल में जाना है तो तीसरे लेवल को क्रॉस करके चौथे लेवल की मेंटेलिटी को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है ओनरशिप। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। तो आपको आपकी टीम की जिम्मेदारी लेनी है और आपको टीम को आगे चलना है। लेकिन इसके भी एक स्टेप ऊपर मैंने लिखा है कि ओनरशिप। अगर आप ओनरशिप लेते हो आपके टीम की, मतलब एक कंपनी का जैसे कि सीईओ होता है, भाई कंपनी मेरी है, तो इस कंपनी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा है ना? अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वेरी गुड, ये आपकी वजह से। लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो ये भी आपकी वजह से होना चाहिए। मतलब ओनरशिप, मेरी कंपनी है, मेरी जिम्मेदारी है, 100% मैं अच्छा सोचूंगा, अच्छा प्लान करूंगा और मेरे टीम को आगे लेके जाऊंगा। ओनरशिप को मैं अगर थोड़ा सा आपको और विस्तृत करके बोलूं तो आपकी सोच इस तरह से होनी चाहिए कि भाई मेरे टीम में क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड कर सके, राइट? आज मेरे टीम की आवश्यकता क्या है, आज की सिचुएशन में मेरे टीम में कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए, राइट? ये आपको डिसाइड। अगर हर चीज के लिए आप सीनियर से कंसल्ट करते हैं या हर चीज के लिए आपको किसी की सलाह लेनी पड़ती है, तो मैं ये कहूंगा कि आप चौथे लेवल में अभी आए नहीं है, शायद आप तीसरे लेवल में ही अटके हैं, जहां पर आपको सपोर्ट की या गाइडेंस की जरूरत है। चौथे लेवल में अगर आपको जाना है, मतलब
अगर आपको करोड़पति बनना है, अगर आपको कैप की तरफ बढ़ना है, तो आपकी मेंटेलिटी ये ओनरशिप की होनी चाहिए कि ये मेरी टीम है और मेरे टीम में 100% मैं मेरे टीम का टारगेट पूरा करके रहूंगा। ओनरशिप मतलब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बताऊं, जाके बोलूं, तो आप तय करोगे कि मेरे टीम में आपके सीनियर कब आएंगे। मतलब आप तय करोगे कि किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए, या ओनरशिप मतलब आप आपके टीम के मुखिया हो, मुख्य हो, तो ऑफर क्या आना चाहिए, है ना। ये इस तरह की सोच आपकी आनी चाहिए, क्योंकि हर बार सिचुएशन अलग होती है, रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर ये ओनरशिप मेंटेलिटी आपकी अगर है, तो 100% आप सीएमडी प्लस करोड़पति के क्रॉस करके आप अगले लेवल की तरफ जाओगे। देखिए यहाँ पे आपका रोल क्या है, जैसे मैंने हर लेवल का रोल के बारे में बताया, यहाँ पर आपका रोल क्या है। तो यहाँ पर आपका रोल है टीम मैनेजमेंट। आपके बहुत सारे पॉकेट्स खुले हैं, बहुत सारे अलग अलग एरिया में आपका टीम फैला है, तो उस हर एरिया की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर एरिया के प्रॉब्लम्स अलग अलग है। तो ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने हैं, और वहां पे आपके जो लीडर्स है उनको आपको मैनेज करना है। कैबिनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारे पूरे इस सिस्टम की, राइट। तो कैबिनेट हर किसी का होता है। आज आपका भी छोटा कैबिनेट होगा, शायद आप C1 C2 होंगे तो, और जो हमारे P1 P2 है, आपका भी एक कैबिनेट है, और आपका भी टीम काफी फैला हुआ है। तो टीम मैनेजमेंट और ओनरशिप, इन ये दो शब्दों को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे, तो 100% आप CMD प्लस या करोड़पति की तरफ जाओगे, या उसको क्रॉस करके आप आगे जाओगे। देखिए यहाँ पर बेसिक लेवल पे मैंने कहा लर्निंग, सीखना है। सेकेंड लेवल पे मैंने कहा कनेक्टिंग, आपको आपके सीनियर का सपोर्ट लेना है। आपके जितने अवेलेबल सीनियर है, जितने रिसोर्सेस है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपकी टीम को आगे बढ़ाना है। देन एक लीडरशिप की मेंटेलिटी आपके अंदर आनी चाहिए, और बाद में आपको एक ओनर जैसा काम करना है। एक्चुअली हमारा जो आईडी नंबर है ना, उसके हम सीईओ है, उसके मुख्य अधिकारी हम ही है। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है। तो अगर आप ये ओनरशिप लोगे कि यस मेरी कंपनी है, और मेरे कंपनी में क्या होना चाहिए, मेरी कंपनी सबसे आगे रहनी चाहिए, मेरे कंपनी ने हर टारगेट पूरा करना चाहिए, ये अगर ओनरशिप जैसी सोच आपकी है, तो 100% आप करोड़पति बन के रहेंगे। और जिसके लिए हम इस कंपनी में, इस बिजनेस में आए हैं, जो हमारा हाईएस्ट पे आउट है, कैपिंग है, वो 100% अचीव होगी, और आप कैप अचीवर बनेंगे। सुजीत सर के हाथ से आपका फेलिसिटेशन होगा, और आप भी किसी रीजन के OCM बन सकते हैं। दोस्तों, हर कोई यहाँ तक पहुंचना चाहता है, हर कोई वो 8,19,000 का पे आउट लेना चाहता है, हर कोई वो रिकग्निशन चाहता है। लेकिन ये अगर रिकग्निशन आपको चाहिए, तो ये 5 लेवल की जो मेंटेलिटी है, इसको आपको समझना होगा, और उस लेवल की सोच लेकर उस तरह का काम आपको करना होगा। अगर ये आप सही ढंग से करते हैं, ओनरशिप लेके आप आगे बढ़ते हैं, तो 100% उसका आगे का जो स्टेप एक नेटसप ने दिया है, वो है मेंटोर। आप भविष्य के मेंटोर भी बन सकते हैं। देखिए, ये 5 लेवल, ये 5 मेंटेलिटी है। अगर हर लेवल में आप मेंटेलिटी को अपग्रेड नहीं करोगे, तो शायद आप पे आउट लोगे, लेकिन वो पे आउट आपका लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये शायद नहीं हो सकता। अगर आप मेंटेलिटी को अपग्रेड नहीं करोगे, तो शायद एक बार पे आउट लेके आप फिर से नीचे आ सकते हैं। तो ये 5 जैसे हमारे लेवल है वर्किंग सिस्टम में, वैसे ही उस तरह की, उस लेवल की मेंटेलिटी हमारी होनी चाहिए, तो हम उस पे आउट को जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे ये मेंटेलिटी के बारे में मैंने बताया, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर, हमारी टीम कहाँ कहाँ फैली हुई है, हमारे टीम के लीडर्स कौन कौन है, किस लीडर की क्या पोजीशन है, कौन सा पॉकेट किस तरह से जा रहा है, इसका भी एक बहुत अच्छा स्टडी होना जरूरी है। दोस्तों, अगर हमें हमारे अचीवमेंट्स को बरकरार रखना है, तो हमारे टोटल ट्री स्ट्रक्चर को स्टडी करना जरूरी है, एरिया का स्टडी करना जरूरी है ना। हमारे 2 लेग होते हैं, तो टीम 1 एंड टीम 2। तो बहुत बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सीनियर लेवल में जाने के बाद, या बहुत बार हर टीम में अलग अलग तरह के काम करने के तरीके हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा तरीका या मेरी सोच जो है, ये बिजनेस के एंगल से ही है। तो जब मैं नया नया आया था नेटसप में, तो भाई ये लेग क्या होता है, मतलब ये एक लेग और ये दूसरा लेग, या बहुत बार मैं सुनता था कि भाई ये लेग वो देखेगा, ये लेग वो देखेगा। तो मैं इस चक्कर में कभी नहीं रहता हूँ। देखिए, शुरू में आज जो भी बिगिनर हमारे पास आता है, वो 10 डायरेक्ट सेल करता है। हमारा जो पुराना राइजिंग स्टार है, वो 10 डायरेक्ट सेल करता है। तो मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में कहता हूँ कि भाई आप 10 डायरेक्ट सेल कर रहे हो, 5 आपको एक लेग में प्लेस करने हैं, और 5 आपको दूसरे लेग में प्लेस करने हैं। मतलब दोनों लेग आपको चलाने हैं।
ये नेटवर्किंग वाला फंडा है ना, ये बाकी कंपनियों का फंडा है कि भाई 1 लेग 2 लेग। लेकिन अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और अगर मैं कहूँ हम लोग फास्ट ट्रैक को अच्छी तरह से समझे हैं, जहां पर हम लोग हमारा पे आउट डबल कर सकते हैं जनरेशन इनकम के माध्यम से, तो हमें लेग में अटकना नहीं चाहिए। या फिर मैं ये कहूंगा कि भाई कम से कम हमें जीडीसी, मतलब जीडीसी जो लेवल है, गोल्ड डायरेक्टर सीएमडी, यहाँ तक यहाँ पहुंचने के बाद जब हमारा हमारा एरिया बहुत बड़ा होता है, जब हमारे बहुत सारे पॉकेट खुलते हैं कि भाई एक आदमी से सारे पॉकेट कवर नहीं हो रहे। देखिए आपके जितने भी सीनियर है वो आपको सपोर्ट करने के लिए ही है, आपके जितने भी सीनियर है वो आपका डेवलपमेंट ही चाहते हैं, वो आपका भला ही चाहते हैं, वो उन आपके अचीवमेंट में ही उनका अचीवमेंट है, तो 100% वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा एरिया बहुत बड़ा बढ़ता है या बहुत सारे पॉकेट बढ़ते हैं, तब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई अभी ये एरिया हम लोग कैसे मैनेज करें, या ये लेग हम कैसे मैनेज करें। यहाँ पर आप आपके सीनियर के साथ बैठकर उसके साथ डिस्कस करके आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं। मतलब दोनों मिलके दोनों लेग पे भी काम कर सकते हैं, जो एक्चुअली हमारा फंडा है। रविकांत सर हमेशा रायपुर रीजन में आते हैं, जलगांव में जाते हैं, मतलब हम तीनों तीनों रीजन में काम करते हैं। मतलब अगर हमारी टीम का मैं उदाहरण दूं, तो कभी हमारे दिमाग में लेग नहीं है, दहीतुले सर हो, बेनकर सर, हम तीनों मिलके तीनों लेग में काम करते हैं, राइट। या दहीतुले सर तो पूरे इंडिया में किसी भी रीजन में जाते हैं, तो लेग ये हमारे दिमाग में कभी नहीं है। आपके जितने भी अपलाइन है 100% आपको सपोर्ट करने के लिए है, वो आपके रिसोर्सेस है, जरूर आप उनका फायदा उठाइए। लेकिन बहुत टीम बढ़ने के बाद एक स्टेज आती है कि भाई हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना पड़ता है, तो आप एरिया वाइज या पॉकेट वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, राइट। कि भाई ये 4 पॉकेट है सर, आप देखिए, ये मैं इतने सारे पॉकेट में देख नहीं पा रहा हूँ और ये पॉकेट में देखता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जी हाँ, इसका मतलब हमें एक लेग पूरा छोड़ देना है ऐसे नहीं करना है कभी, है ना। हमें दोनों लेग में काम करना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वहाँ का वहाँ के अचीवर्स, वहाँ के लोगों को फॉलो अप करना, या वहाँ का थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जाना तो हमें दोनों लेग में ही है, लेकिन हम लोग हमारे सीनियर के साथ तालमेल बिठाकर उसके साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बिठाकर हम लोग लेग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होना और ये तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। ये अगर अच्छी तरह से आप सेट करते हैं ना, तो आप दोनों मिलके, आप और आपके सीनियर मिलके एक और एक 11 बन के आपके पूरी टीम में काम कर सकते हैं। और अगर एक और एक 11 बनेंगे तो सोचिए कि आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है फंड मैनेजमेंट। जैसे मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की कि भाई सर ये 4 पॉकेट आप देखिए, 4 पॉकेट मैं देखता हूँ। तो ऑन योर आपके सीनियर के साथ आपका तालमेल कैसा है, तो ये जितना अच्छा होगा उतना आउटपुट अच्छा आएगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो अचीवर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई मेरे टीम में इस लेग से ज्यादा अचीवर्स आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स सीएस के हर लेवल के होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर C1 C2 और P1 P2 है, तो आपके नीचे E1 E2 है, और उनके नीचे CS और राइजिंग स्टार हमारे बेसिक लेवल है। तो हर लेवल के अचीवर्स, जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, जहाँ की जिम्मेदारी मैंने ली है, वहां पे हर लेवल के अचीवर्स कैसे आए, इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इसका प्लानिंग करना पड़ेगा, इसका मैन टू मैन मार्किंग करना पड़ेगा, राइट। और जब हम अच्छे लेवल पे होते हैं, जीडीसी लेवल पे होते हैं, तो नेचुरली आपका पे आउट अच्छा होता है, और यहाँ पर आपकी क्षमता होती है कि आप एक और नया पॉकेट ओपन करें। देखिए, नए पॉकेट ओपन होने चाहिए 100%। आज हम जिस लेवल में, हम भी नया पॉकेट ओपन करते हैं, अगर हमें कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये पॉकेट हमें हमारे टीम के माध्यम से ही मिलते हैं, ये हमें ओपन करने की जरूरत नहीं है। हमारे ही टीम के माध्यम से नए नए एरिया ओपन होते हैं। हमारा ध्यान होना चाहिए कि भाई कहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, या कहाँ पे नया पॉकेट ओपन हो रहा है। अगर ये नया पॉकेट हमारे टोटल लेग सेटिंग में अगर बॉटम में है, एक सही जगह पे है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसका टर्नओवर मिलेगा, उसका पे आउट में उसका बेनिफिट मिलेगा, तो मैक्सिमम अचीवर आप प्लान कर सकते हैं। इसलिए लेग सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे टीम का स्ट्रक्चर आपको आपको पता होना चाहिए, एरिया वाइज आपको प्लान करना है, आपके जितने भी सीनियर है उनके साथ अच्छा तालमेल बिठाकर आपको मैक्सिमम अचीवर्स आपकी टीम से निकालने हैं, और जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, वो आपको अचीव करना है। ये सब कुछ करने के लिए आपकी जो कैबिनेट है, हर किसी के मुख्य लीडर्स होते हैं, एक 8 10 12 15 लोग होते हैं जो मुख्य लीडर्स होते हैं। इनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हर किसी के साथ इंडिविजुअल प्लानिंग होना चाहिए, और हर हर टीम में मैक्सिमम अचीवर्स कैसे हो, इसको
आपको फोकस करके इसके ऊपर काम करना है। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो कैबिनेट, कैबिनेट मतलब आपकी मुख्य टीम, आपकी कोर टीम। हर किसी के पास 8, 10, 12, 15 मुख्य लीडर्स होते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो नेटसप में आया है, वो नेटसप में क्यों आया है? तो शायद उसकी जरूरत पूरी हो, है ना? और जरूरत के आगे अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं तो उसके कुछ सपने हैं, उसके कुछ डिजायर्स है, राइट? हर कोई चाहता है नेटसप में करियर करना है, नेटसप में आगे बढ़ना है। लेकिन आपको आपके टीम के जो लोग हैं उनकी जरूरत को पहचानना पड़ेगा। देखिए, ड्रीम्स पूरे करने हैं, कैप लगानी है, ये तो है, लेकिन उस वक्त की उसकी जरूरत क्या है, इसको पहचानिए। बहुत बार क्या होता है, हम लोग बहुत 16 लाख की बात करते हैं, तो शायद लोग हमारे साथ उतने अटैच नहीं होते। लेकिन अगर किसी की जरूरत 25,000 की है और उसको अगर हम लोग 50-60 हजार कॉन्फिडेंटली मिलेगा, मतलब 100% मैं आपको 50-60 हजार कमा के दे सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस अगर उसको हम देते हैं, ये कॉन्फिडेंस अगर उसको हम देते हैं, तो शायद वो हमसे कनेक्ट होता है। अगर हम बहुत बार सिर्फ 16 लाख की बातें करते तो लोग कनेक्ट नहीं होते। शायद अगर हमारा पे आउट 16 लाख का नहीं है तो मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाता है कि भाई सर का ही कैप अभी नहीं लगा है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो हर किसी की जो जरूरत है, उस जरूरत से दुगना या उससे ज्यादा उसको 100% मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंटली मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ उसको उसके साथ हमें बात करनी है कि उसकी जो जरूरत है उससे ज्यादा आपको मिलेगा, या उसका जो उस वक्त का उसका जो टारगेट है वो 100% पूरा होगा। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस दे के नहीं चलेगा, ये कॉन्फिडेंस तो उसको देना है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ उसको उसका एक्शन प्लान देना जरूरी है ना? सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है। अगर वो टारगेट उसका पूरा होगा, उसके लिए आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसका एक्शन प्लान बनना जरूरी है, और एक्शन प्लान के साथ साथ उसका उस तरह से वर्किंग होना जरूरी है। अगर एक्शन प्लान तैयार है और उसको ये दिखता है कि यस 100% कि मेरा जो टारगेट है या मेरी जो जरूरत है उससे बहुत ज्यादा मेरा यहाँ पे अचीव हो रहा है, तो वो 100% आपके साथ काम करता है। और अगर उसके साथ आप उसके साथ काम कर रहे हो, उसको ये फील आता है कि भाई यहाँ पर 100% मेरा टारगेट पूरा हो रहा है, तो उसका और आपका जो विश्वास है, उसका और आपका जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, राइट? अगर वो विश्वास के साथ आपके आप और वो काम करेंगे, तो और अच्छा प्लानिंग आप उसके साथ कर सकते हैं, और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और नीड से आगे जाकर उसके जो ड्रीम्स है ना? कोई भी व्यक्ति शुरू में नीड के लिए काम करता है, जरूरत के लिए काम करता है, लेकिन जब नीड पूरी होती है उससे वो आगे चला जाता है, तो वो 100% सपने देखता है, और सपने उसके पूरे करने के लिए वो भागता है। और जब आप उसके साथ काम कर रहे हो, उसके साथ फील्ड वर्क कर रहे हो, और उसको ये फील आता है कि 100% मैं अगर इस व्यक्ति के साथ रहूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे, तो वो आपके साथ और तेजी से काम करता है। और उसके जब ड्रीम पूरे होते हैं, जब उसका गाड़ी का सपना हो, या उसका घर का सपना हो, या उसका जो भी एक ड्रीम है ना? तो वो अगर पूरा होता है, तो दोस्तों ये जो ट्रस्ट है, ये जो विश्वास है, ये फेथ में बदल जाता है। मतलब अगर आपकी वजह से उसका जीवन बदल गया है, अगर आपकी वजह से उसके जीवन में खुशी आई है ना? एक 2-3 साल हमारे साथ रह के, साथ काम करके, दिन रात एक करके, तो वो आपका मतलब फेथ का मतलब क्या है? वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। तो एज अ लीडर ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए कि आज हर लेवल की जो नीड है, हर लेवल के अलग-अलग लेवल के लोग हैं, आपको कॉन्फिडेंस देना है कि यस 100% आपको उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं देना है, एक्शन प्लान करना है। एक्शन प्लान करने से ट्रस्ट डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा तो और अच्छा काम होगा, सपने भी पूरे होंगे, और सपने पूरे होंगे तो ये विश्वास जो है ये भरोसे में बदल जाएगा। वो नेटसफ के लिए या आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। मतलब फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब है श्रद्धा, कि इस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन बदल गया, इस व्यक्ति की वजह से आज मेरे घर में खुशी आई है। लेकिन ये श्रद्धा अगर आपके प्रति उसकी बननी चाहिए, तो क्या आप उसके लिए उतना कर रहे हो? क्या आप उसके लिए उतना सोच रहे हो? दोस्तों, जब तक हम 100% समर्पण के साथ, 100% डिवोशन के साथ हमारे टीम के अचीवमेंट के लिए काम नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा टीम भी उतना हमारे साथ रिलेशन डेवलप नहीं करेगा। तो इट्स वाइस वर्सा, हम अगर देंगे तो 100% हमारा टीम भी हमें देगा। तो हमारे टीम में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है,
उनकी नीड्स के साथ साथ उनको सपनों तक पहुंचाना है। अगर ये करने में हम सफल हो गए तो 100% एक जबरदस्त टीम आपके पास होगा, जबरदस्त लोग होंगे जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। फेथ का मतलब क्या है? वो कुछ भी, आप 2 बजे फोन करेंगे ना कि आपको यहाँ पर आना है, 100% वो आएंगे। लेकिन ये रिलेशन अगर डेवलप करना है तो आपको भी बहुत कुछ आपकी टीम के लिए करना होगा। ये करने की अगर आपकी तैयारी है तो 100% आप भी एक बहुत पावरफुल टीम बना सकते हैं। बहुत 100% आपके कैप के साथ साथ उनके भी कैप के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये सब करना है हमें, अगर हमें दिन रात एक करना है, हमें हमारे टीम को साथ लेके काम करना है, तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आएंगे, 100% आएंगे। जो काम करेगा उसी को तो प्रॉब्लम आएंगे। प्रोडक्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन एज अ लीडर, एज अ ओनरशिप, अगर आपने ओनरशिप लिया, अगर आपने आप खुद की कंपनी समझ रहे हो, तो यहाँ पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम लेके आते हैं, है ना, और एक होते हैं जो हमेशा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, राइट। प्रॉब्लम कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, अगर आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो या दे रहे हो, तो वो आपका और उसका रिलेशन और अच्छा होगा, या वो आपकी तरफ देखने का उसका नजरिया बदलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचना जरूरी है कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उसका भरोसा, अगर डेवलप हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 100% आप लीडर की भूमिका निभा रहे हो। एक किताब में मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो चिंता करने की क्या बात है? चिंता करने की कोई बात नहीं। और कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है ना? अगर सॉल्यूशन है ही नहीं है, हमको पता है, तो भी चिंता करने की क्या बात है? लेकिन अगर मैं नेटसर्फ की बात करूं, तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम 100% आएंगे। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन है, तो 100% सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए, सॉल्यूशन के ऊपर काम करके आगे बढ़िए। अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेटसर्फ के बिजनेस में हमारे 2-3 अलग अलग तरह के सीनियर है, आपके अपलाइन है, उनके साथ साथ हमारे सिर्फ नेटसर्फ में ही एक पावरफुल सपोर्ट है, वो है रीजनल मैनेजर्स, हमारे जोनल मैनेजर्स। तो बहुत सारे हमारे मैनेजर्स की टीम है जो हमें हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सपोर्ट करती है। अगर वहां पर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमारी मैनेजमेंट टीम है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो हमें हमें खुद को एज अ प्रॉब्लम नहीं बनना है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनना है। हमें एज अ ओनर हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला बनना है। देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मुझे 8 लाख चाहिए, मुझे 16 लाख चाहिए, मुझे मुझे बड़ा पे आउट चाहिए, है ना। मतलब एग्जांपल देता हूँ कि मुझे एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल चाहिए, है ना, बहुत सुंदर, एकदम मतलब फूलों का राजा, मुझे गुलाब चाहिए। लेकिन अगर आपको गुलाब चाहिए तो गुलाब के साथ कांटे भी तो होते हैं, बराबर। मतलब प्रॉब्लम तो आएंगे। अगर आपको बहुत सुंदर फूल चाहिए, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता भी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। एज अ लीडर आपको सोचना पड़ेगा, एज अ ओनर आपको सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह की सोच आप रखते हैं, तो 100% आप एक अच्छी टीम बनाकर आपके ड्रीम फिगर तक, आपके गोल तक, आपके लक्ष्य तक आप 100% पहुंचा सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि टीम बड़ी नहीं होनी चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, तो 100% आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, उसका जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। हमारे टीम में मैक्सिमम अचीवर्स होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम अचीवर्स हमारे टीम में है, हर लेवल के, तो 100% ये जो फास्ट ट्रैक का करियर है, ये फास्ट ट्रैक का करियर हम लोग 1000 दिन के अंदर, जैसा हमेशा बोला जाता है कि हम लोग 1000 दिन के अंदर इस करियर को पा सकते हैं। इस करियर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। हम करोड़पति बन सकते हैं, या कैपिंग तक हम लोग पहुंच सकते हैं। देख, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संगठन होता है। वो संगठन हेल्दी कैसे माना जाए? तो जिस टीम में पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं, जिस टीम में उत्साहित लोग होते हैं, जिस टीम में कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जिस टीम में एक लक्ष्य को पूरा करने वाले लोग होते हैं, अचीवर्स होते हैं, उस टीम को एक हेल्दी टीम या एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, टीम का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट कितना बड़ा है, ये कभी भी मायने नहीं रखता। कि आपका टारगेट कितना है, 2.5 लाख या 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, आई एम नेक्स्ट, अगर मैं 35 लाख आई एम नेक्स्ट की बात करूं, या फिर कैपिंग अचीवर की बात करूं, आपका टारगेट कितना है, आपका लक्ष्य कितना है, ये मायने नहीं रखता।
आपके पास टीम कितनी है, आपके पास आपकी टीम कैसी है, आपके पास पॉकेट्स कितने हैं। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, अगर आपकी टीम ऑर्गेनाइज्ड है,